नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद रहते हैं और तमाम ऐसे विषय हम आपके समक्ष रखते हैं ताकि आप उनसे लाभ उठा सकें और आपके जो भी समस्याएं हैं उन विषयों से जुड़े हुए वो आप हम तक पहुँचा सकें और विशेषज्ञ लाइव आप तक उनके जवाब पहुँचा सकेंगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं हेलो किसान, यानी सीधे आपसे बात। तो चलिए बताते हैं आज का क्या विषय है जिस पर आज हम आपके प्रश्न लेंगे, जिस पर विशेषज्ञ आज चर्चा करेंगे। आज का विषय फूलों में समसामयिक कार्य, इसके अलावा मधुमक्खियों में बीमारी एवं रोकथाम। तो ये हमारे दो विषय हैं और बागवानी से जुड़े हुए विषय हैं। फूलों का समय है और अगर फूलों की बात करें तो उनका अपना ही महत्व होता है। कोई भी शुभ कार्य है वो बिना फूलों के वो अधूरा सा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि फूलों का महत्व कितना अधिक है और इसे व्यवसायिक दृष्टि से कहा जाए तो लगातार किसान इससे जुड़ रहे हैं और मधुमक्खी पालन से भी हम देख रहे हैं कि किसान काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपकी मधुमक्खियाँ स्वस्थ रहें और अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता रहे, इसीलिए आज ये दोनों विषय हम हेलो किसान में आपके समक्ष रख रहे हैं। तो हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हैं, आइए देखते हैं और आपके कॉल्स हम इन्हीं नंबर्स पर लेंगे। 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस फ़ोन उठाएं और हमारा ये नंबर मिलाएं और जो हमारे आज के विषय से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, कोई आशंकाएं हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम यहाँ पर आपके लिए मौजूद रहेंगे अपने 2 विशेषज्ञों के साथ। तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बबीता सिंह, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विभाग संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बबीता आपका। और आप बताएंगे किस तरीके से फूलों में समसामयिक कार्य किए जाए ताकि अच्छा उत्पादन हमारे किसानों को प्राप्त हो सके और उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र GBPU 80 में। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका भी कार्यक्रम में। तो आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अक्सर होता ही है कि मधुमक्खी पालन के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन मधुमक्खियां कैसे स्वस्थ रहें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले, शहद मिले और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्राप्त हो सके, इस पर कम ही चर्चा होती है। इसीलिए आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फूलों की। जी हाँ, फूलों के महत्व के बारे में हमने शुरुआत में कहा और फूल आज के दौर में हमारे किसानों की आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखते हैं। व्यवसायिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी फसलों का वो पूरा ध्यान रखें, चाहे वो फूल हो या फिर पारंपरिक जो फसलें होती वो हो, ताकि अच्छे फसल उन्हें प्राप्त हो सके। तो डॉक्टर बबीता आपसे समझना चाहूँगी कि अगर हम फूलों की बात करें तो इस वक्त कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। और फूलों को हम पहले देखते थे कि खेती के लिहाज से इतनी कहें कि इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। बागवानी अपने आप में एक अलग शाखा है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे पहले प्राचीन काल में या जब कृषि भारत में होती थी, जब से भारत तो एक कृषि प्रधान देश है ही, तो जब से कृषि हो रही है, लेकिन फूलों को जो पहचान मिली है व्यावसायिक तौर पर, वो अभी अगर हम माने तो 5-10 साल पहले से ही फूलों के ऊपर जो है काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि इससे जो है कि जितनी भी हमारी जो दलहन फसलें होती थी या फिर अनाज वाली फसलें होती थी, उनकी तुलना में इससे जो आपको लाभ होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए फूलों का व्यवसाय जो है आज बढ़ चढ़कर उसका उपयोग जो है हो रहा है। तो मैं इस टाइम पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मौसम मानसून का सीज़न आ चुका है और जो आगे आने वाला जो हमारा शरद ऋतु है, उसके लिए हमें बहुत सारे फूलों की जो है इस टाइम पे कटाई छटाई या लगाने का काम जो है वो करना है। तो मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि इस टाइम गुलदाउदी, जिसको कि हम क्राइजेंथेमम कहते हैं, उसको लगाने के लिए उसका ये उपयुक्त समय है। अगर हमारे किसान भाइयों ने उसकी कटिंग तैयार कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी नहीं करी है तो अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम उसकी कटिंग्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो पहले से आपके पास जो मदर प्लांट होता है उसका 5 से 7 सेंटीमीटर की कटिंग जो तैयार करनी है, और उनको तैयार किए गए मीडिया, जिसको कि हम पॉटिंग मीडिया कहते हैं, उसमें 3:1:1 यानी कि 3
1:1 के अनुपात में आपको उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट का मिक्सचर तैयार करना है और उसमें आपको कटिंग्स को हमें जड़ जल्दी निकले इसके लिए रूटेक्स नाम का एक हमारे पास हार्मोन का जो सोल्यूशन आता है वो, या फिर आप IBA का 2500 ppm का सोल्यूशन भी बना सकते हैं, उससे ट्रीट करके और उसके बाद अगर आपका जो मीडिया है उसको आप कैप्टान या बाविस्टीन से 2% घोल से तैयार करके उसकी कटिंग्स जो है तैयार कर सकते हैं इस सीजन में, और उसको हम हवादार और छायादार जगह पर उसको रखना चाहिए जिससे कि उसकी बढ़वार जो है वो अच्छे से हो बिल्कुल सके। तो बढ़वार होना बहुत ज़रूरी है और ये छोटी छोटी बातें जिनका आप ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल में अच्छी बढ़वार प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारे किसानों का मकसद होता है। हमारे किसानों का सपना ही यही है कि उनकी जो फसल है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो चाहे वो फूलों की खेती हो या फिर अनाज की हो, हर एक क्षेत्र में ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। पारंपरिक फसलों के अलावा किसान बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। शादी हो या पूजा पाठ का कार्य, फूलों की जरूरत हमेशा ही रहती है। लेकिन फूलों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस समय जिन किसानों ने फूलों की फसल लगा रखी है वह फूलों के खेतों में वर्षा का पानी निकालने का इंतजाम करें। पौधों में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई करें। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। साथ ही रजनीगंधा और ग्लेडियोलस में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। पोषक तत्वों के मिश्रण का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। वहीं रजनीगंधा के स्पाइक को समय समय पर तोड़ें। ग्लेडियोलस की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। ग्लेडियोलस गेंदे चाइना एस्टर में फूल आना आरंभ होने के समय इसकी कार्नेशन में भी फूल आते हैं। जरबेरा के पुराने पौधों को विभाजित करके लगाएं। नरगिस के बल्ब का भंडारण करें। गेंदे को बीज उत्पादन के लिए खेतों में लगाएं। इस तरह किसान अगर मौसम को देखते हुए फूलों की फसल में समसामयिक कार्य करते रहें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी फूलों के ऊपर और जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने बताया कि पारंपरिक खेती के साथ अब फूलों की खेती जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इसका महत्व भी लगातार बढ़ रहा है और शहरों में फूलों की मांग को देखते हुए हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस समय अगर आपने फसल ली है या फिर अगली फसल के बारे में सोच रहे हैं तो किस तरीके से उसकी तैयारी करें। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से। पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। पूनम जी, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अक्सर हम जो विषय लेकर आते हैं या फिर चर्चा होती है मधुमक्खी पालन हमारे किसान करें या फिर कैसे इससे लाभ होता है, यही तक ही बातचीत सीमित रह जाती है। लेकिन इस तरफ तो ध्यान नहीं जाता कि मधुमक्खियों का भी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, उनका स्वस्थ रहना, उनमें बीमारियाँ ना हो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है और हर सामाजिक प्राणी की तरह मधुमक्खियों को भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जी। उनके बहुत सारे शत्रु भी होते हैं और बीमारियां भी उनकी उसी तरह होती है जैसे हम मनुष्यों की होती है। बच्चों को बीमारी अलग तरह की होती है, बड़ों को बीमारी अलग तरह की होती है। तो अगर कोई मधुमक्खी पालक अपनी मधुमक्खियों से अच्छा शहद उत्पादन करना चाहता है तो सबसे जरूरी ये है कि उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो जो समय समय पर प्रक्रियाएं होती है, प्रबंधन नीतियां होती है, वो बहुत आवश्यक है किसी भी मधुमक्खी पालन के लिए। तो अगर उनका सही और उचित प्रबंधन किया जाएगा तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि वो एक अच्छी इनकम यानी पैदावार बढ़ाकर अपना इनकम बढ़ा सके। और आज के टाइम में तो पूरे विश्व में कोरोना की वजह से जगह जगह पर हमारे देश में स्पेशली लोगों ने मधुमक्खी पालन को अपनाया है। तो मधुमक्खी पालन अपना तो लिया है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ बीमारियां आ गई हो, तो उनका प्रबंधन सही समय पे। और आज इस समय जो कि मौसम जो है बरसात का शुरू होने वाला है, तो इस समय मधुमक्खियों को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो उनकी चर्चा आप चाहेंगे तो करेंगे। जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं
और क्योंकि जैसा कि हम अक्सर कहते हैं पशुपालन में अगर आपके दुधारू पशु हैं तो आप पशुओं का ध्यान रखते हैं ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े, उसी तरीके से हमारी मधुमक्खियाँ भी हैं, वो भी सामाजिक प्राणी है। जैसे कि अभी पूनम जी ने कहा तो उन्हें भी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और इसका जो विपरीत असर है वो हमारे मधुमक्खी पालक जो हैं उनके जो आय है उस पर पड़ेगा। तो चलिए आगे और विस्तार से हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपके कोई सवाल है तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मधुमक्खियों के स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मधुमक्खियों से हमें मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कृषि एवं बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मधुमक्खियों को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। मधुमक्खियों में कई तरह के रोग होने की आशंका रहती है। सैकब्रूड बीमारी मधुमक्खियों के शिशुओं में कोष्ठबंध होने से पहले आती है। इसमें लार्वे के बाहर चमड़ी मोटी हो जाती है और अंदर के अंग पानी की तरह हो जाते हैं। ये एक विषाणु रोग है। इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कॉलोनी की साफ सफाई रखना जरूरी है। यूरोपीय फाउल ब्रूड भी मधुमक्खियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें मधुमक्खी के लार्वे अंडे से निकलने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। शुरू में हल्का पीला, बाद में ब्राउन और आखिर में काले रंग की स्केल बनाकर कोष्ठ की तली में पड़े दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नोज़ेमा भी मधुमक्खियों में होने वाली बीमारी है। ये वयस्क मधुमक्खियों की सबसे गंभीर बीमारी है और कर्मचारियों, नर मधुमक्खियों और यहाँ तक कि रानी को भी प्रभावित कर सकती है। ये नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सेरेना प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोगाणु बीजाणु बनाते हैं जिन्हें वयस्क मधुमक्खियां अपने भोजन के साथ ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद ज्यादातर संक्रमित मधुमक्खियां गंभीर पेचिश रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग कर सकती हैं, जो सामान्य स्थितियों में कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता। संक्रमित कर्मचारी मधुमक्खियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और छत्ते के भारी काम को संभाल नहीं पाती। भोजन के लिए घूमने वाली मधुमक्खियां अक्सर अत्यधिक थक जाती हैं और छत्ते पर आने से पहले ही मर जाती हैं। नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सेरेना के हमले के दौरान और इसके बाद हमें छत्ते के सामने मरी हुई मधुमक्खियां मिलती हैं। मधुमक्खियां जमीन पर रेंगती हुई या इससे चिपकी हुई मिलती हैं। कोश के अंदर या बाहर दस्त के निशान दिखाई पड़ सकते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपयोग कर सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से विषाणु और बैक्टीरिया जनित रोग हमारी मधुमक्खियों को घेर सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मधुमक्खियों की मौत तक हो सकती है और उसका असर यही होगा कि आपको अच्छा शहद नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इसका सही समय पर उपचार करना बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हैं जयवंत म्हात्रे हैं जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं जयवंत जी से। जयवंत जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ऐसा है, मधुमक्खियाँ के बढ़ावा देने के लिए कौन से फूलों की और कौन से फलों की खेती आवश्यक है? मधुमक्खियों को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा ठीक है। डॉक्टर पूनम, क्या किसी विशेष तरह, जैसे कि हम जानते भी हैं कि सरसों के से जुड़ा हुआ जो शहद है या फिर जैसे क्षेत्र में मधुमक्खियाँ रहती हैं उनके शहद पर भी उसका प्रभाव दिखता है, तो क्या अलग तरह की अगर हम फसल करें या फिर जैसा कि हमारे जो दर्शक पूछ रहे हैं उसका लाभ हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र से फोन आया है, तो महाराष्ट्र में जहाँ भी आप रहते हैं, सबसे पहली बात कि अगर 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आपके पास कोई भी फसल है तो मधुमक्खी का पालन आप कर सकते हैं, पैदावार अच्छी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े तो ऋतुवार जिस मौसम में, मान लीजिए सरसों का अगर सीजन है तो आप राजस्थान में शिफ्ट कर सकते हैं, तो सरसों का उत्पादन अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लीची का अगर आपको शहद मिले तो आपको उत्तराखंड या फिर पश्चिमी बंगाल और बिहार में अगर आप लेके जाएंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा शहद उत्पादन हो सकता है।
महाराष्ट्र में ही अगर आप करना चाहते हैं तो नींबू प्रजाति के बहुत सारे पौधे आपके यहाँ पर होते हैं, तो अगर आप वहां पर अपने बक्से रखें तो भी आपको शहद उत्पादन होगा। महाराष्ट्र में ही रबर हनी, रबर का शहद बहुत अच्छा है, जो आपके जो सी बीच वाला एरिया है वहां अगर रखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में फूल है और आपको कितना शहद चाहिए। जी पूनम जी, इनका सवाल यही था कि क्या ये कोई अलग तरह की फसल उगाएं या फिर ऐसी कोई फसल जो कि उगा करके इन्हें अच्छा शहद प्राप्त हो सकता है, क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? आप कोई भी फसल उगा लीजिए, मक्खियां हर फूलों पे काम करती हैं जी। और तभी मैंने जो प्रमुख फसलें उनका नाम लिया था कि सरसों, अगर वहाँ जो सरसों हो सकती है, लीची बहुत अच्छा है, उनके रबर और संतरे बहुत अच्छे से होते हैं। और अगर सब्जियां को कद्दू करके कोई सब्जी है तो इन सब में बात ये नहीं है कि मक्खियां तो अपना काम पूरी तरह करती हैं, उनका शहद उत्पादन का जो एक बक्से से है वो 25 से 30 किलोग्राम पर बक्सा है। तो अगर फूल अच्छे होंगे तो मक्खियां अपना काम करेगी। जी बिल्कुल, तो फूल मतलब फसल जो भी हो वो अच्छी फसल हो और फूल अच्छे होंगे तो अच्छा शहद भी मधुमक्खियाँ बना पाएंगी। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, आपकी हम कॉल्स लेते रहेंगे। फूलों में हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा विषय जैसे कि हम बता रहे हैं कि मधुमक्खियों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, दोनों पर चर्चा होगी। आपकी कॉल्स लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बताते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको फूलों में समसामयिक कार्य के बारे में और साथ ही मधुमक्खियों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे ताकि अच्छा शहद आपको प्राप्त हो सके। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। आप हमें कॉल करें, हमारे टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं नीचे फ्लैश हो रहे हैं, इन्हें नोट कर लें और इन्हें नोट कर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। और डॉक्टर बबीता हमारे साथ है, आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बबीता, जैसे कि हम समसामयिक कार्य की बात कर रहे हैं तो ये जो समय है कौन कौन से फूलों का है और उनमें किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें इस समय के फूलों की तो इस टाइम पे अगर हम गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब जो है आपका इस टाइम जो गुलाब में करने लायक जो समसामयिक कार्य है उसमें आप गुलाब की कटिंग्स जो हैं वो जिसको हम कहते हैं मूल वृंत या रूट स्टॉक, जिसके ऊपर की हम इंग्लिश गुलाब की कलिका जो चश्मा चढ़ा करके जिसको कहते हैं की कटिंग जो है आपकी सितंबर अक्टूबर तक जो है तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप उस पर जो इंग्लिश गुलाब की कलिका होती है जिसको कि हम बडिंग की प्रोसेस होता है उसका काम आप उसके ऊपर कर सकते हैं। उसमें जो उत्तरी भारत है उसमें हम जो कलिका के लिए जो गुलाब की प्रजाति इस्तेमाल की जाती है वो रोज़ा इंडिका वैरायटी होती है, उसकी रोज़ा इंडिका ओडोराटा वैरायटी। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जो हमारा IIHR बैंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो सेंटर है उन्होंने अपनी एक किस्म विकसित की है निष्कंटक, उसका इस्तेमाल जो है हम कलिका चढ़ाने या चश्मा चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो गुलाब के जो कार्य है इस समय के लिए तो गुलाब के लिए यही उपयुक्त टाइम है उसकी कटिंग तैयार करने का, रूट स्टॉक तैयार करने का। और कॉलर है कुबेर भाई चौधरी हैं जिन्होंने गुजरात के मेहसाणा से हमें कॉल किया है। कुबेर साहब, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? कुबेर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी कुबेर जी, सवाल बताएं। हेलो जी कुबेर जी, हम आपका सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताइए। ये तो मैंने पहले बता दिया था। हाँ,
हाँ, मेरा प्रश्न यही है कि जो अपने लेटरिन बॉक्स, हाँ, लेटरिन बॉक्स का जो कुआं होता है उसको पाइप लगा के उसका जो वर्मी कंपोस्ट अंदर से जो कंपोस्ट निकलता है वो पाइप लगा के दूरी पर वो निकलने का किया है, तो वो मधुमक्खी के खेत में उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर पूनम, क्या बताना चाहेंगे आप ने, क्या इस खाद का इस्तेमाल उस खेत में कर सकते हैं जहां पर इन्होंने मधुमक्खी के बक्से लगाए हैं? क्या इसका कोई इसी तरह का प्रभाव पड़ता है शहद पर? कोई हो जाती है। हाँ जी, कुबेर जी क्या कह रहे हैं आप? शायद हमारा फोन कट गया है, लेकिन सवाल तो हम इनका समझ ही चुके हैं। पूनम जी क्या बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो मधुमक्खी कोई परेशानी नहीं होगी, तो बिल्कुल आराम से काम कर सकती है, किसी भी खेती में करें। हाँ, बस ध्यान में रखना है कि उसमें कोई भी पेस्टिसाइड का यूज ना किया हो, यानी कोई केमिकल नहीं मिलाया हो। बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट में कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, जिसका फिर गलत प्रभाव मधुमक्खी पर होता है, क्योंकि मधुमक्खी फूलों पर जाएगी जिस भी फसल में कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं। लेकिन वैसे वर्मी कंपोस्ट काफी सेफ है, सुरक्षित है, तो मधुमक्खी को कोई नुकसान नहीं होगा। जी पूनम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई उसमें बताया कि विषाणु रोग कई तरह के मधुमक्खियों को हो जाते हैं, वो किस तरह के रोग हैं, इनसे किस तरह का नुकसान होता है मधुमक्खियों को, और पहचान कैसे करें, उपाय क्या हो ताकि मधुमक्खियां स्वस्थ हो सके? देखिए, 2 तरह की बीमारियां प्रमुख हैं मधुमक्खियों में। एक के विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। हमारी जो भारतीय मधुमक्खी है एपिस सेरेना इंडिका, इसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है थाई सैक फ्लू डिजीज। एक वायरस के द्वारा होती है, क्योंकि हमारे पूरे देश में भारतीय मधुमक्खी ही ज्यादा पाली जाती है, और ये बीमारी हमारी भारतीय मधुमक्खी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। इसका नाम है थाई सैक फ्लू। इसका मतलब है थाई सैक, यानी कि जो बच्चा है, लार्वा, मधुमक्खी का बच्चा थैले के आकार का हो जाता है। यानी अगर आप पोस्ट में चेक करेंगे का पेट पूरा फूट जाएगा, और बिल्कुल आप अगर कोई भी चीज तीली से या किसी भी स्टिक से छू कर देखेंगे तो वो बैलून की तरह, बीमारी की तरह आपको प्रतीत होगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, मतलब कोई इलाज नहीं है। अगर इसी बीमारी की वजह से हमारे देश में एपिस मेलिफेरा यानी कि इटालियन मधुमक्खी का प्रयोग हमारी सरकार ने इजाजत दी थी, मतलब परमिशन दी थी, नहीं तो उससे पहले भारतीय। तो इस बीमारी का अगर कहीं पर प्रकोप हो जाता है तो मधुमक्खी वंश पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो इसका अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं, क्योंकि वायरस है, परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि अपने मधुमक्खी वंश को हमेशा शक्तिशाली रखें, विशेषकर ऐसे समय में जब मधुमक्खी के लिए पूरक आहार उपलब्ध ना हो। जब उन्हें खाने को पूरी तरह नहीं मिलेगा और हम उन्हें कृत्रिम भोजन यानी शक्कर यानी पानी का घोल पिलाते हैं, तो उस बीमारी से संक्रमित होने की काफी संभावना रहती है। तो अगर आप चाहें तो एंटीबायोटिक टेरामाइसिन जो है उसे जो हम सीरप में मिला के दे सकते हैं, तो इससे क्या है कि मधुमक्खियों की जो सेहत है वो ठीक रहेगी, और इस बीमारी का प्रकोप होने से सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि आपको मधुमक्खी का वंश करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिसका हमारे किसान जो मधुमक्खी पालक हैं वो ध्यान रख सकते हैं। अब एक कॉलर है शिवेंद्र, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। शिवेंद्र जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं प्रश्न क्या है आपका? हेलो जी नमस्कार शिवेंद्र जी, सवाल बताइए। मैम, मेरे को जानकारी ये चाहिए है कि गुलाब की खेती जैसे अब स्टार्टिंग करना है बड़े पैमाने में, तो पौध कहाँ से तैयार करेंगे मैम, कैसे मिल जाएंगे, कहाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। घर में ही तैयार करने हैं तो कैसे करेंगे? जी, गुलाब की खेती करना चाहते हैं, कहाँ से पौध प्राप्त करें, कैसे अच्छे तरीके से ये इसकी फसल प्राप्त कर सकते हैं? जी शिवेंद्र जी, आप तो कैसे तैयार करेंगे? आप मध्य प्रदेश से हैं, तो गुलाब की खेती जो बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप जो है पहले
खुली जगह में जो गुलाब की खेती है उससे शुरुआत करें। वैसे तो गुलाब की खेती जो है वो प्रोटेक्टेड, जिसमें कि हम पॉली हाउस या छायादार घरों में भी करते हैं, लेकिन अगर आप खुली जगह से शुरुआत करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको गुलाब के जो पौधे तैयार करने हैं या फिर अच्छी किस्में जो आपको प्राप्त करनी है, तो वो हमारे आप IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा से भी अच्छी अच्छी किस्में जो हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपने आसपास की जो आप नर्सरीज़ हैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे गुलाब की जो हाइब्रिड टी, फ्लोरीबंडा या मिनिएचर गुलाब की प्रजातियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो जो पौधे होने चाहिए वो रोग व्याधियों से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि जब आप उनको लाते हैं और लगाते हैं तो अगर उसमें कोई बीमारी या फिर कोई कीड़े का कुछ प्रकोप है तो वो उससे मुक्त होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है गुलाब की खेती जो है वो शुरुआत उसकी कर सकते हैं। और खुले क्षेत्रों, खुली जगह पर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप प्रोटेक्टेड में करना चाहते हैं तो आपको अगर एक बार पहले एक्सपीरियंस हो जाएगा खुली जगह पे गुलाब की खेती कैसे करनी है, तो आप बड़े व्यावसायिक तौर पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जिसमें कि हमारा व्यावसायिक तौर पे जो गुलाब का ये एक्सपोर्ट होता है उसमें हाइब्रिड टी गुलाब जिसको हम कहते हैं इंग्लिश गुलाब, उसकी खेती आप कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, हरीश जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से कॉल किया है। हरीश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। हरीश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हरीश जी बताइए, सवाल बताएं अपना। जी मैडम, हमारा सवाल ये है कि जब हम गेंदे का हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ जी मैडम, हरीश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैम राजेश शर्मा मैं बोल रहा हूँ, आपने गलत नाम डाल दिया। माफ कीजिएगा, इसे हम अभी ठीक करवा देते हैं। राजेश शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताएं, सवाल बताएं राजेश जी। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मैडम। ठीक है, अपना सवाल बताइए। हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी मैडम मेरा सवाल ये है कि जब मैं गेंदे का मैम जब हम बीज डालते हैं। जी सवाल पूरा कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन गेंदे के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे तो सवाल तो नहीं समझ पाए, लेकिन इतना पता है गेंदे के बारे में जानना चाह रहे। इस जो ये अभी का जो सीज़न है टाइम पे आपका जो बरसात वाला, जो गर्मी वाला जो गेंदा है बरसात वाला, वो खेतों में लगाया जा चुका है। तो इस वक्त जो गेंदे की अगर हम समसामयिक कार्यों की बात करें तो वो पौधा जो है इसमें हम उसकी कलिका नोचन, जिसको हम की पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि हम ऊपर से जो उसकी 2-3 पत्तियां होती हैं उनको तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उसकी अलग अलग ज़्यादा शाखाएँ निकलती हैं। तो जितनी ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी फूल जो होंगे वो उतने ज़्यादा होते हैं, तो अगर उसका उत्पादन जो है वो फिर उतना ही बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में, इस टाइम का जो मौसम है उसमें हम गेंदे के लिए जो है कलिका नोचन जो है उसका काम जो है इस वक्त हम कर सकते हैं। और गेंदे की अगर हम प्रजातियों की बात करें तो हमारे IRI पूसा कैंपस द्वारा भी 4 अच्छी जो व्यावसायिक प्रजातियां जो हैं वो डेवलप की गई हैं। उसमें है पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा अर्पिता और पूसा बहार। इसमें से पूसा नारंगी गेंदा, बसंती गेंदा और जो पूसा बहार है ये अफ्रीकन प्रजातियां हैं। जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है गेंदा कहा जाता है, जिसका बड़ा फूल आता है। और अर्पिता जो आपकी किस्म है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, इसका छोटा फूल आता है। और इनका जो आप ये व्यावसायिक किस्में हैं और इनका बीज भी हमारे पूसा कैंपस में जो हमारी सीड प्रोडक्शन की इकाई है वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। आप पूसा कैंपस से भी ले सकते हैं आकर के, और बाई पोस्ट भी आपके पास इसको डिलीवरी हो जाती है। जी बिल्कुल, तो गेंदे के बारे में भी हमने जाना कि किस तरीके से आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और इस समय जो समय चल रहा है उसमें कौन कौन से कार्य हमारे किसान कर सकते हैं।
गेंदे की फसल की बात करें तो वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होती और इसकी खेती भी जो अन्य फसलें हैं जो फूलों की उसकी तुलना में काफ़ी आसान भी रहती है। तो किसान जो पहली बार फूलों की खेती करना चाहते हैं तो उनको भी यही सलाह दी जाती है कि गेंदे की खेती से शुरुआत करें। बहरहाल अब डॉक्टर पूनम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो हम बैक्टीरिया जनित रोगों की बात कर रहे हैं वो किस किस तरह के रोग होते हैं और उनके संकेत कैसे होते हैं, कैसे अपने मधुमक्खियों को हम इनसे बचा कर रख सकते हैं? दो तरह के बैक्टीरिया, एक होता है यूरोपियन डिजीज। पूनम जी आपकी ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, जी जी बताएं। मधुमक्खी में दो तरह के जीवाणु रोग होते हैं, एक होता है यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज और दूसरा होता है अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज। हमारे यहाँ पर यूरोपियन फाउल ज्यादा होता है। फाउल मतलब कि स्मेल आती है, फाउल स्मेल जिसमें आएगी उसे कहेंगे जीवाणु रोग। तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर उसमें कोई गंध आ रही है। गंध आने का मतलब ही ये है कि जीवाणु रोग हो चुका है। और आप अगर देखें तो कोष्ठों में छेद होना शुरू हो जाएगा और वो जो नॉर्मल साइज है उससे वो दब जाएंगे और मधुमक्खियां धीरे धीरे उसको काट कर बच्चों को बाहर निकालेंगी। अगर आप लार्वा को यानी कि उसके बच्चे को उसकी कोष्ठ को खोलकर देखेंगे और अपने हाथ में रखे देखें तो बच्चा जो है पीला गहरे रंग का होना शुरू हो जाएगा और कोष्ठ के किनारे पहुंच जाएगा। कई बार आपको पपड़ी सी भी सतह पर दिखाई देगी। अगर इस तरह और तिल्ले लगाएंगे तो आपको जैसे चाशनी का तार होता है उस तरह खिंचता हुआ नजर आएगा। ये सारे संकेत हैं जीवाणु रोग होने के। तो अगर इस तरह का रोग हो जाता है तो उसको आपको सही समय पर प्रबंधन करना होगा। जी, तो किस तरीके से इसका प्रबंधन करें पूनम जी, क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब भी मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खियां खरीदते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उस तरह की मधुमक्खियां खरीदें, वो वंश खरीदें जिसमें कि इस तरह की बीमारियां कम होती हो। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मधुमक्खियों के लार्वा से मर चुके हैं, वो सड़ने लगे हैं, उससे स्मेल आ रही है, तो आपको उन्हें तुरंत ही एंटीबायोटिक देना होगा शुगर सिरप के साथ में। तो सबसे पहले एक अखबार लेंगे, हम फ्रेम को निकालेंगे और उसको झाड़ देंगे ताकि जितने भी मरे हुए बच्चे हैं वो अखबार पर आ जाएं। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसका स्पोर कई सालों तक रह सकता है, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस भी बक्से में ये बीमारी आ गई है उसे हम तुरंत बदल दें। यानी स्थान नहीं बदलना है, बक्सा बदलना है। हम हर फ्रेम को झाड़ते हुए एक नए बक्से में रख लेंगे जो हमने पहले 48 घंटे में स्टरलाइज किया हो, यानी कि किसी भी डेटॉल या फॉर्मिक एसिड से गर्म पानी से उसको धो के रखा हो। तो जो हमारा बक्सा जिसमें बैक्टीरिया आ चुका था उसको हम अलग कर देंगे और उसको फिर से स्टरलाइज करके अलग रख देंगे। और अब जो हमने फ्रेम में जो झाड़े थे बच्चे उन्हें हम तुरंत ही जला के नष्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम उन्हें बच्चों को कृत्रिम भोजन प्रदान करेंगे। कृत्रिम भोजन के लिए टेरामाइसिन नाम की एक दवा है, 250 से 400 mg का कैप्सूल मिलता है। आप इस कैप्सूल को लेंगे और 5 किलो का जो हम 5 लीटर का जो चीनी का घोल बनाएंगे उसमें एक कैप्सूल को मिलाकर पानी का और चीनी का घोल पहले हम उबालेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद में एक कैप्सूल। अगर ज्यादा संक्रमण है तो 400 mg का, अगर कम संक्रमण है तो 250 mg का कैप्सूल मिला के और ठंडा होने पर अपनी मधुमक्खियों को देंगे। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। रोशन जी है राजस्थान से। रोशन जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। पहले टेलीविजन की आवाज आप बंद कर दें। हाँ बंद कर दी मैंने। जी शुक्रिया, बताइए सवाल। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास में क्या है कि गुलाब की खेती होती है। हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। गुलाब की खेती होती है तो उसमें भी शहद निकलती है क्या? उसमें कभी प्रयोग नहीं किया डब्बा लगाकर? बबीता जी आप सवाल समझ पा रही हैं इनका? रोशन जी अपने सवाल दोहराइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गुलाब की जो खेती होती है ना उसमें भी क्या शहद निकलती है? उसमें हमने कभी बसा नहीं रखी उसमें खेत में। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि गुलाब की आपने खेती की है तो क्या वहाँ पर शहद मधुमक्खी के डब्बे रख सकते हैं, ये सवाल है आपका? हाँ जी, इस बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी जी। बबीता जी क्या बताना चाहेंगी? माफ कीजिएगा पूनम जी आपका सवाल है ये। एक्चुअली दोनों का ही सवाल हो गया, गुलाब का भी। हाँ जी पूनम जी ये जी
मैंने आप सवाल सुन लिया है। देखिए, गुलाब की खेती से मधुमक्खियां थोड़ा बहुत तो अपना काम खाने बन के चला सकती है। पॉलन तो अच्छा ले लेंगी, पर बहुत अच्छा शहद नहीं उत्पादन कर पाएंगे। तो केवल गुलाब की खेती है तो शहद उत्पादन में थोड़ा सा परेशानी होगी, उतना शहद नहीं होगा कि उससे आपको फायदा हो पाए। तो फिर इन्हें क्या बताना चाहेंगे आपकी, मतलब जो मुख्य फसलें हैं वहां पर डब्बे लगाए, ऐसी जगह का चुनाव करें? नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बबीता जी ने बताया था कि बहुत सारी ऐसी क्राइसेंथेमम है, कॉस्मोस है, इसमें बहुत अच्छे नेक्टर और पॉलन दोनों होते हैं। गुलाब में क्या नेक्टर होता है, पर मधुमक्खी अगर आपका फूलों की संरचना देखें तो जो नेक्टरी होती है उससे वो वाली गुलाब कंद बन सकता है, लेकिन जो मधुमक्खी को शहद बनाना होता है ना, वो वाली क्वालिटी गुलाब नहीं है। तो केवल अगर गुलाब पर निर्धारित है, अगर उनका जो गार्डन है तो मधुमक्खी को रख तो सकते हैं, वो पल जाएंगे, पर अगर चाहेंगे कि शहद भी बहुत सारा बेचा जाए, बहुत सारा शहद नहीं बनेगा, थोड़ा तो शहद बन सकता है। जी जी बिल्कुल। तो चुनाव किस तरीके से करें आप फसल का, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके कॉल्स लेते रहेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहें हेलो किसान, छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं फूलों में समसामयिक गतिविधियों के बारे में, कौन कौन से आप कार्य करें और साथ ही मधुमक्खियां आपकी स्वस्थ कैसे हो, इसके बारे में बता रहे। कॉलर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, बद्रीनाथ जी हैं फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। जी बद्रीनाथ जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो बद्रीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बद्रीनाथ जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी बबीता जी, जो हम अलग अलग फूलों की बात कर रहे हैं, गुलाब के भी कई कॉल्स आए, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने गुलाब के बारे में भी जानना चाहा है। शायद हमारा संपर्क हो रहा है। हेलो, चलिए शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगी ग्लैडुलस और गुलदाउदी के बारे में कि उनको लेकर कौन कौन से कार्य इस वक्त किए जाने चाहिए। देखिए, गुलदाउदी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस समय जो है उसको लगाने का जो है वो उपयुक्त समय, सबसे अच्छा टाइम है। अगर हम गुलदाउदी की, हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो इस टाइम वो गुलदाउदी का
जो है वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। गुलदाउदी का जो उत्पादन है वो खुली जगहों पर भी होता है और छायादार क्षेत्रों में भी होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि कैसे इसकी कटिंग हमें तैयार करनी है और कैसे फिर हमें इसको खेतों में अपने लगाना है। अगर हम बात करें ग्लैडुलस की, तो ग्लैडुलस जो है वो एक बहुत ही अच्छा व्यावसायिक तौर पे इस्तेमाल होने वाला कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग बुके में किया जाता है। आजकल शादियों में भी ग्लैडुलस का इस्तेमाल जो है और ऑफिसेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एज ए गुलदस्ते में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ग्लैडुलस का जो लगाने का उपयुक्त समय है वो सितंबर अक्टूबर है। तो अगर जो किसान भाई ग्लैडुलस की खेती करना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो इस टाइम पे हरी खाद, जिसको हम ग्रीन मैन्योर, सस्बेनिया को अगर लगा दें जहाँ पे अगर आपको ग्लैडुलस लगाना है, और फिर वो ग्रीन मैन्योरिंग उसको लगाने से पूर्व आप इसकी जो है अच्छे से जुताई कर दीजिए खेत की, तो आपको अच्छे से उसमें ग्रीन मैन्योरिंग हो जाएगी, हरी खाद मिल जाएगी, जिससे कि क्या है उसमें नाइट्रोजन की जो पर्याप्त मात्रा है वो खेतों में उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि आपकी ग्लैडुलस की जो फसल है वो अच्छे से हो पाएगी। जी, रोशन एक दर्शक उत्तराखंड से उन्होंने कॉल लगाया। जी रोशन जी, सवाल बताएं क्या है आपका? रोशन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? उत्तराखंड। रोशन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते मैम। जी नमस्कार, सवाल बताइए। मैम मैं कह रहा हूँ कि जो मधुमक्खियों में जो बीमारी लगती है ना जी, नहीं तो लगता नहीं, मुझे पता नहीं है कि कौन सी बीमारी लग गई, कुछ पता ही नहीं लगता कि कौन सी बीमारी लग गई। जी, किसी तरह के सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं क्या? कैसे लगता है कि आपकी मधुमक्खियों को बीमारी लग गई है? मैम कुछ लक्षण पता ही नहीं चलते इनके, मतलब काम तो निरंतर करते रहते हैं पर बीमारी के पता ही नहीं है कि मतलब किस तरीके से बीमारी लग गई इनके। डॉक्टर पूनम के पास चलते हैं। डॉक्टर पूनम, जैसे कि हमारे दर्शक है रोशनी कह रहे हैं इनको पता नहीं चल पाता है कि मधुमक्खियों में कौन सी बीमारी लग गई है, लेकिन ये ज़रूर समझ पाते हैं कि कुछ है जो समस्या चल रही है। तो इसके बारे में क्या कहें, कैसे समझे हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं कि मधुमक्खियों में किसी तरह की समस्या है और ये किस बीमारी के लक्षण हैं? मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी क्योंकि वो उत्तराखंड से है, तो मुझे कृपया ये बताइए कि जाले में रखी है मधुमक्खी कि बक्से में रखी है? भारतीय मधुमक्खी पाली होगी? आपने जाले में रखी है मधुमक्खी कि बक्से में रखी है? रोशन जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ। आपने बॉक्स में रखी है मधुमक्खी? मैम बॉक्स बना रखा है, मतलब बस दीवार पे है ना, मकान की दीवार पे है, पर बॉक्स बना रखा है उसमें। बॉक्स में रखी है? जी जी, बॉक्स बना रखी है। बॉक्स बना रखी है मैम। बॉक्स बना रखी है। और आप तो देखिए, आपको पहले देखना होगा कि मधुमक्खी क्या उड़ नहीं पा रही है, ये परेशानी है। उड़ नहीं पा रही है मधुमक्खी, बक्से की आगे घूम रही होगी, उड़ नहीं पा रही होगी, क्या ऐसी बीमारी है? क्या मधुमक्खियां उड़ नहीं पा रही हैं, आपको क्या लगता है? मैंने उड़ती है, एक चलती है, लेकिन मैम मतलब जिस हिसाब से मतलब उनका वो क्या है ना, वो सही नहीं देती है, शायद होता है ना। हाँ, वो शायद सही तरीके से नहीं दे पाती। शहद कम बना रही हैं। हाँ जी, तो यानी बीमारी नहीं है शायद। आपको ये देखना है कि मधुमक्खी आपने कहाँ रखी, क्या उनके लिए फूल पर्याप्त है? अगर बीमारी होगी तो कोई लक्षण होगा। तो पहले तो आप ये काम करिए कि अपनी मधुमक्खियों को चेक करिए कि रानी जो है कितनी पुरानी है, वो अंडे अच्छे से दे रही है। अंडे देने के लिए जरूरी है कि पराग और शहद दोनों ही बराबर मात्रा में मधुमक्खी के बक्से में होना चाहिए। दूसरी बात, मधुमक्खी की जो कोष में जिसमें बच्चे होते हैं, आप उसे देखिए कि उसमें कोई छेद दिखाई दे रहा है, क्या आपको कोई अष्टपदी दिखाई दे रही है? अगर कोई अष्टपदी चिपकी हुई है बच्चे के शरीर से या मक्खी के शरीर से, तो आप एक काम करिएगा, मैं उसको उपाय बता देती हूँ। अगर ऐसा है तो फॉर्मिक एसिड आपको एक कांच की शीशी में लेके रखना होगा। अगर बच्चा सड़ रहा है, उसमें बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि जीवाणु रोग हो गया है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टेरामाइसिन का 250 से 400 mg का कैप्सूल लेके चीनी का घोल बनाते हैं, उसमें डालकर आप दे सकते हैं। पर जहां तक मुझे जो आपकी समस्या नजर आ रही है, वो ये समस्या नजर आ रही है कि शायद वहां पर आसपास मधुमक्खियों के लिए फूल नहीं है, इसलिए वो शहद उत्पादन कम कर रही है। अगर मधुमक्खियों की संख्या कम होगी तो ऑब्वियसली वो शहद का उत्पादन कम करेगी। तो अगर कमजोर वंश है तो आप उन्हें मिला दीजिए और शक्तिशाली बनाइए। जी बिल्कुल, तो शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, मधुमक्खियों का स्वस्थ होना उसे ही कह रहे हैं।
तो क्या लगता है, आप सभी बातों का ध्यान रखें रोशन जी, कि जो संकेत हैं उनको समझे कि आखिर वजह क्या है, क्यों अच्छा शहद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा मधुमक्खियों से। बबीता जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो अभी हमने बात की, हेलो, आपसे समझना चाहूँगी लॉन ग्रास के बारे में, इसमें किस किस तरह के कार्य इस वक्त करने चाहिए? देखिए, लॉन ग्रास जो है आजकल, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें या फिर शहरों में, आजकल शहरों में क्या हर जगह पे आजकल जो है लोग शौकिया और ऐसे भी लॉन जो है उनका उसमें जो रुचि जो है वो बढ़ गई है। तो इस टाइम पे हमें लॉन में खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक तो लॉन में आपका पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए, जिससे कि उसमें विभिन्न टाइप की जो रोग व्याधियाँ हैं वो लग सकती हैं। तो उसमें सबसे ये ध्यान देने योग्य बात यही है कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर जो वीडिंग है इस टाइम पे, जो खरपतवार हैं उसमें, वो उनको निकालें, और अगर हो सके तो एक आध आप उसमें हर्बिसाइड का स्प्रे, जैसे कि अट्राजीन या पेंडिमेथ्रिन का स्प्रे भी किया जा सकता है। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर मोइंग, जिसको कि हम कटाई कहते हैं, तो जो कटाई है उसके लिए मशीनें आती हैं, अलग अलग मोवर होते हैं आजकल, बिजली से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले भी जो है मोवर, जिनको लॉन मोवर कहा जाता है, वो अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो हमें बहुत ज़्यादा उसको गहराई से नहीं काटना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 इंच तक ही उसकी कटाई करिए। और जैसे कि मानसून अगर आ गया है, अभी आपके अच्छी बारिश हो रही है, जैसे कि दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि आज ही बारिश हुई है, और जहाँ जहाँ पे अगर बारिश है तो आप उसमें इस वक्त जो है एक खाद NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की एक जो है वो खाद की डोज जो है 50 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस वक्त दी जा सकती है। उसके बाद उसमें हल्का पानी दिया जा सकता है। तो लॉन में किए जाने वाले जो समसामयिक कार्य हैं वो इस टाइम आपको अच्छे से उसका ध्यान रखना है। जी, एक और कॉलर आइए, बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, हेमंत जी बताइए, सवाल क्या है? हाँ, मैं सवाल ये है, मैं मधुमक्खी के बक्से खरीदना चाहता हूँ। नासिक में खादी भंडार से वो खरीद सकते हैं क्या? डॉक्टर पूनम, क्या बताना चाहेंगे, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मधुमक्खी के बक्से? अच्छा, दूसरा उसके साथ लॉन के बारे में एक सवाल है। लॉन खाली घास का ही बना सकते हैं या किसी और पौधे का बढ़ा सकते हैं? क्या पूछा इन्होंने? पहले हम मधुमक्खी पे बात कर लेते हैं कि बक्से कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पूनम जी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आप नासिक से बात कर रहे हैं, अपने किसी भी नजदीकी खादी ग्राम उद्योग है या आपका जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ संपर्क करें। वहाँ से आपको मधुमक्खी की समस्त जानकारी मिल जाएगी। वो लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। सरकार की इस समय बहुत सारी स्कीम चल रही है जिसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी नजदीकी विश्वविद्यालय, खादी ग्राम उद्योग से संपर्क कर आप मधुमक्खी पालन प्रारंभ कर सकते हैं। जी, डॉक्टर बबीता, अब आपसे जानना चाहूँगी, जो इनका दूसरा प्रश्न था कि ये लॉन बनाना चाहते हैं तो क्या इसमें घास ही उगाना है या किसी और चीज़ से भी लॉन बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, लॉन जो है, अगर आप लॉन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में जब आप लॉन की बात करते हैं तो वो घास से ही लॉन बनाया जा सकता है। और इसके लिए है कि जो विभिन्न टाइप की किस्में जो हैं, कि गर्मी में लगने वाली और जाड़े में लगने वाली अलग अलग जो है घास की जो प्रजातियां या फिर किस्में भी हैं, बहुत सारी किस्में, आज 650 से 750 के लगभग जो हैं, इसमें विभिन्न जो हैं प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। तो लॉन जो है वो घास से ही तैयार किया जाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं तो ग्राउंड कवर कहते हैं जिनको, कि उनको भी हम लॉन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो उससे जो है आपका जो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लॉन ग्रास के लिए आपको लॉन में जो इस्तेमाल होने वाली घास हैं, जैसे कि बरमूडा जिसको हम की कहते हैं, अपनी नॉर्मल धूप घास कहते हैं, उसके अलावा मनीला ग्रास, जॉइसिया ग्रास जो कारपेट ग्रास कहलाती है, तो इसी का इस्तेमाल जो है आप करके अपना लॉन तैयार कर सकते हैं। जी, और चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हीरो के साथ जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक।
अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो मधुमक्खियां आपके स्वस्थ रहें, अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जिन्हें इस वक्त करना ज़रूरी है ताकि आपकी फसल अच्छी रहे, अच्छे दाम आपको बाज़ार में प्राप्त हो सके। और इस बीच एक कॉलर हैं, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आप हमें कॉल करें अगर आप अभी हमें सुन पा रहे हैं, हम आपके कॉल को ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब डॉक्टर पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम अभी कुछ रिपोर्ट जो देख रहे थे उसमें दिखाया कि कई बार मधुमक्खियाँ जो हैं, जो कर्मचारी मधुमक्खियाँ हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं कि अपने छत्ते तक, अपने बॉक्स तक वापस नहीं पहुँच पाती, पेचिश जैसी समस्याएँ हो जाती हैं और उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मधुमक्खी पालकों को और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे समझे हमारे मधुमक्खी पालक इन सिम्टम्स को? जी, मधुमक्खी में जो पेचिस बीमारी हो जाती है वो एक जो कारण है वो है नोज़ेमा एपिस नाम का एक सूक्ष्म जीवी, इसीलिए इस बीमारी को नोज़ेमा बीमारी कहा जाता है। और अक्सर ये बरसात में होती है। बरसात में मक्खियां जब पूरी तरह अच्छा शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त कर पाती हैं और हम एक भोजन करा रहे होते हैं और अक्सर बिना उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं चीनी का घोल बनाने के लिए, तो उस समय पर ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। और आप पहचान सकते हैं कि मक्खियों का पेट क्या है, वो अच्छे से उड़ नहीं पा रही है। अगर आप मक्खी के बाहर की दीवारों पर ध्यान दें तो पीले रंग की चक्करे, पीले रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं जो उनकी बॉडी होती। तो अगर ये एक सूक्ष्म जीवी वाली बीमारी है, अगर ये हो जाती है तो मधुमक्खी कमजोर हो जाती है, वो उड़ नहीं पाएंगे तो शहद नहीं बनाएंगी, मतलब पुष्परस नहीं लेके आएंगे तो शहद बेसिक नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रोकथाम करने सबसे पहले तो साफ सफाई का ख्याल रखना है। विशेषकर बरसात के मौसम में जब भी धूप निकले आप अपने मक्खियों को थोड़ा सा धूप दिखाइए। उन्हें जब आप खाना दे रहे हैं यानी कि शहद या फिर चीनी और मक्खी का घोल बना के दे रहे, उबाल कर ठंडा करके शुद्ध है बिल्कुल उसको, ताकि कोई भी जीवाणु की कोई सूक्ष्म भी नहीं आए। और हर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार भोजन दिया और वो सड़ गया और मक्खियां सड़ा हुआ फीड लेती है तो भी ये बीमारी घटती। और एक दवा आती है, अगर ऐसा सिम्टम आ जाते हैं तो फिमुजिलिन नाम की दवा है, यदि वो आपके आसपास वाले किसी भी स्टोर, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है तो आपको 5 ग्राम देनी है। और 3 बक्सों में 5 ग्राम, अगर आप 3 बक्सों के लिए तैयार करें यानी कि 15 लीटर का आप घोल तैयार करें तो 5 ग्राम का आपको बिजली का एक सिरप दे देना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि मधुमक्खी पालन की बात करते हैं लेकिन मधुमक्खियों के स्वास्थ्य के बारे में अक्सर हम चर्चा नहीं करते। तो आज जो आपने जानकारियाँ दी वो मेरे लिए भी नई थी और हम आशा करते हैं कि जो हमारे वो किसान जो मधुमक्खी पालन साथ में कर रहे हैं वो भी अब ध्यान रखेंगे कि किस किस तरह के संकेत हो सकते हैं मधुमक्खियों की तरफ से उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर पूनम।
और डॉक्टर बबीता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बबीता, अंत में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, जो गमले के पौधे हैं उनके बारे में कम शब्दों में जानकारी। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल तो लोगों में रुचि जो है वो पौधों फूलों को लेकर के बढ़ गई है, और गमले वाले पौधे जिनको कि हम घरों में रखते हैं उसका भी काफ़ी जो है वो रुचि लोगों में है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो लोग अपने घरों में भी गमले वाले पौधों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं। तो इस समय अगर हम बात करें तो हम उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो आपने पहले से पौधे लगाए हुए हैं तो आप उनको अच्छे से गमले निकाल करके, और उसके बाद उनकी जो सूखी पत्तियां हैं और जो जड़ें जो नीचे अगर बाहर आ गई हैं गमले से, तो उनकी अच्छे से काट छांट करके, और उनमें आप जो अगर आपके पास गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर उसके अलावा जो अगर एनपीके डालना चाहते हैं तो एनपीके के भी आपके बहुत सारे जो हैं कि सोल्यूशन जो है 19-19-19 उपलब्ध हैं, वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहें तो आप अपना बायो फर्टिलाइज़र भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग करके और आप अपने पौधों को अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बबीता आपका भी, आप स्टूडियो में आई और फूलों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कल का विषय भी अभी जान लें ताकि कल भी इसी वक्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो आइए बताते हैं कल का विषय क्या है हमारे हेलो किसान का। कल का हमारा विषय है धान की रोपाई एवं देखभाल, क्योंकि धान का ये समय चल रहा है तो ऐसे में किस तरीके से रोपाई करें, देखभाल कैसे करें, इसके अलावा नींबू के उद्यानों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए उसके बारे में भी हम कल जानकारी देंगे। 2 विषय रहेंगे। आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं हमारे इस ईमेल आईडी पर hellokisan2015@gmail.com। और अगर चाहें तो आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, फेसबुक पर बच जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हेलो किसान हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने सवाल वॉल पर साझा कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका, हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम आगे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। और आप चाहें तो हमारे पुराने एपिसोड्स या फिर इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं, देर से जुड़े हैं, तो आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है, एक QR कोड हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसे आप अभी स्कैन करें अपने मोबाइल से और यूट्यूब चैनल जो हमारा हेलो किसान कार्यक्रम है वो हमारे DD किसान यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। इसीलिए तो कह रही हूँ, तू बड़ा लड़का है घर का, कुछ बंदोबस्त कर जाके। आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी औखी क्यों हो रही है तू? कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे DD किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। अब
कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण